असम की राजनीति में जिसे धुरी के तौर पर देखा जाता है और फैसले के तौर पर देखा जाता है कि असम में किसकी सरकार बनेगी, उनका नाम है मौलाना बदरुद्दीन अजमल। कोई कहता है कि वो रेलेवेंट है, कोई कहता है इररेलेवेंट है, लेकिन फिर भी कहानी के एक ऐसे सूत्रधार बन जाते हैं जिसके बिना असम की राजनीतिक कहानी कम से कम पिछले 2 दशकों में पूरी नहीं हो पाई है। आज हमारे साथ एआईयूडीएफ के चीफ मौलाना बदरुद्दीन अजमल हैं, जो होजाई से जुड़ रहे हैं। स्वागत है आपका मौलाना साहब आज हमारे इस स्पेशल पावर प्ले में, असम में, गुवाहाटी में। मेरा पहला सवाल आपसे कि जब बात मुसलमानों की होती है तो क्या हम ये माने कि असम के सबसे बड़े नेता बदरुद्दीन अजमल है या फिर ये जगह कोई और ले रहा है? मौलाना साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? मौलाना बदरुद्दीन अजमल हमारे साथ हैं। मौलाना साहब, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो मेरा पहला सवाल ये है कि असम की राजनीति में कहा जाता है कि आप फैसला कर देते हैं कि सरकार किसकी बनेगी। अब आप किसकी ए टीम है और किसकी बी टीम है, इसका फैसला कैसे होगा? लगता है कुछ तकनीकी कारणों से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है मौलाना बदरुद्दीन अजमल के साथ। इस समय रमजान का महीना चल रहा है और वो लगातार होजाई की मस्जिद में अपना पूरा कार्यक्रम रखते हैं और इसी दौरान वो वहां से हमारे साथ वर्चुअली जुड़ रहे हैं। होजाई डिस्ट्रिक्ट है असम में और वहीं से वो बिलोंग करते हैं। पर आज जब हम बात राजनीति की कर रहे हैं तो राजनीति के सफर में जहां 2006 में शुरू हुई ये पार्टी 10 सीट पर अपना कब्जा रखती थी, तो अब क्या इसका दबदबा रहेगा या असम की 126 सीटों पर इसका दबदबा कम होता नजर आएगा? एआईयूडीएफ की पहचान रही है कि उसने असम के मुसलमानों की आवाज उठाई है लगातार, पर आरोप प्रत्यारोप के दौर में और बयानबाजी के दौर में मौलाना बदरुद्दीन अजमल लगातार कई तरह की बातों में फंसते रहे हैं। इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं मौलाना बदरुद्दीन अजमल। मौलाना साहब, स्वागत है आपका एनडीटीवी की इस विशेष पेशकश में गुवाहाटी से। मौलाना साहब, मनोज्ञा बोल रही हूं, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? मेरा पहला सवाल आपसे, इस बार की राजनीति की जब हम बात कर रहे हैं तो क्या असम में इस बार आप डबल डिजिट रहेंगे? पहला सवाल तो यही कि एआईयूडीएफ का परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, तैयारी कैसी है आपकी? शायद गिनती कर रहे हैं सीटों की। बदरुद्दीन साहब, आपको मेरी अगर आवाज आ रही है, मनोज्ञा बोल रही हूँ। मेरा पहला सवाल आपसे कि इस बार कितनी सीटों का दावा कर रहे हैं? डबल डिजिट रहेंगे कि सिंगल डिजिट हो जाएंगी इस बार एआईयूडीएफ पूरे असम में? हेलो, हेलो, अजमल साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो, अजमल साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है?
आ रही है, अच्छी आ रही है, मेरी बहन की आवाज अच्छी आ रही है। नमस्कार, मनोज्ञा बोल रही हूँ। स्वागत है आपका एनडीटीवी की इस विशेष पेशकश में। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि इस बार एआईयूडीएफ कितनी सीट के दावे कर रही है, आपकी क्या तैयारियां हैं? सिंगल डिजिट रहेंगे कि डबल डिजिट आएंगे? इस बार हमने अभी तक 30 कैंडिडेट हम लोगों ने शॉर्टलिस्ट किया है और हमें पूरी उम्मीद है हम 25 को क्रॉस करेंगे इंशाल्लाह। हाँ, लेकिन अब इस बार तो हेमंत बिस्वा शर्मा कह रहे हैं कि वो 100 से ज्यादा सीट लेकर आएंगे। 126 कुल सीटें हैं, 25 सीट आपकी आएंगी तो कांग्रेस कहाँ जाएगी? 126 सीटें हैं। कांग्रेस कह रही है कि वो 86 सीट लाएगी, बीजेपी कह रही है 126 ले जाएगी। हमारा भी अपना दावा है, मैदान में उतरे हैं, कौन कितना लेता है तो ये वक्त बताएगा कल। जब आप बात करते हैं तो आप खुद को बार बार कहते हैं कि मुसलमानों की बात रखते हैं, आप मुसलमानों की बात करते हैं, बट आपके स्टेटमेंट्स जो आते हैं ना वो भी उसी तरह के आते हैं। इसके पहले आपने एक बार 2 साल पहले कहा था कि मुसलमानों की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है, और उसके साथ साथ ये भी कहा था कि हम क्राइम में नंबर 1 हैं और पीएचडी करते हैं इस पर। इस तरह के वक्तव्य से आपको लगता है कि आप मुसलमानों के सबसे बड़े नेता के तौर पे उभर रहे हैं? देखिए जब कांग्रेस की गवर्नमेंट 70 साल इंडिया में रही और उन्होंने मुसलमानों को शिक्षा से डिप्राइव किया, एजुकेशन नहीं दिया, तो वो कौम क्या बनेगी जिसके पास कोई एजुकेशन ही नहीं है। इसलिए मैं तो उस कौम का रोना रो रहा हूँ। अगर बोडो लोग अपनी बात करते हैं तो वो कम्युनल नहीं होते, कार्बी का बात करते हैं तो कम्युनल नहीं होते, दिमासा बात करते हैं तो वो कम्युनल नहीं होते। बदरुद्दीन अजमल मुस्लिम कौम की अगर बात करता है, मैं आपको बताऊं मेरे प्रतिष्ठान में जहां कई हजार बच्चे पढ़ते हैं, 33% आप लोग आइए गिन के जाइए, ऑन रिकॉर्ड 33% नॉन मुस्लिम बच्चे पढ़ते हैं। हमारे हॉस्पिटल जो उसके बाद 2 नंबर का प्रतिष्ठान है उसमें भी 33% से ऊपर नॉन मुस्लिम डॉक्टर्स भी है और स्टाफ भी है। ये साबित करता है कि ये पॉलिटिक्स नहीं है। जब अपने रियल लाइफ में आते हैं तो हमको सबको लेके चलना पड़ता है। सारे लोगों के हमारे 3 एमएलए पहले भी रहे, 3-4 एमएलए हिंदू रहे, उसके बाद हमारा एक एमपी बना 3 में और राधेश्याम जी रहे, वो भी हिंदू रहे। इसलिए मुस्लिम पार्टी हम नहीं बोल सकते। इस साल भी आप देखेंगे हम ये 25-30 में 3 आदमी कांग्रेस, हमारे 3 आदमी पीएचडी होल्डर जो हिंदू हैं उनको हम टिकट देंगे और उनको फाइनल देंगे, उनको जरूर देंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो कहती है कि आप कांग्रेस की बी टीम है और कांग्रेस कहती है आप बीजेपी की बी टीम है। अब आप आज बता ही दीजिए आप किसकी बी टीम है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की बात यह है कि हमारे एक स्लोगन हमने बहुत पहले दिया था, 20 साल पहले, उस वक्त किसी और कॉन्टेक्स्ट में दिया था। मैं आज ये कहता हूं आप लिख के लीजिए और इसको पब्लिश करिए। बीजेपी के जालाते वोट दिलाम तालाते, बीजेपी के जालाते हेमंत बिस्वा शर्मा जालाते वोट दिलाम ताला के, मोदी जी के जालाते वोट दिलाम ताला के, अमित शर्मा जालाते वोट दिलाम तालाते। नहीं, ताले की चाबी भी तो आप ही के पास है ना। बार बार कहा जाता है गौरव गोगोई से आपकी कोई सेटिंग है क्या? बार बार भारतीय जनता पार्टी हमारा जब ताला है तो चाबी हो नहीं पा रही है कि बन नहीं पा रही है? जो देखिए, हेलो, तो आप लोग इस मामले में कम्युनल है, बुरा मत मानिए। हम कम्युनल आप लोग कांग्रेस को कहीं बोले, बीजेपी और बदरुद्दीन नहीं, बदरुद्दीन और बीजेपी बी टीम है और कांग्रेस को नहीं देखते। बीजेपी के अंदर एजीपी के अंदर, बीजेपी के नहीं, एजीपी के अंदर 3 हमारे कैंडिडेट गए हैं, 2 हमने 2 साल पहले उनको विलंबित कर दिया था, एक ही आदमी गया है। और कांग्रेस के इस बीच में 10 आदमी गए, उसको आप कभी बी टीम नहीं देखते। तो हम कम्युनल कैसे हो गए? ये बताइए ना। बात आप करें मुसलमानों की, हिंदू मुसलमान आप करें, कम्युनल हम हो गए आपका बयान चलाकर। प्लीज लिसन, नहीं, प्लीज लिसन टू मी। अगर आपने कुछ बोला है तो मुझे जवाब देने दीजिए। हेमंत बिस्वा शर्मा 3 दिन पहले बोलता है कि कांग्रेस के जो इस मरतबा लिस्ट आएगा उसमें 34 सीट्स मैं दूंगा, मेरा दिया हुआ आदमी, मेरे लोग हैं। उसको आप नहीं बोलेंगे बीजेपी की बी टीम है या बीजेपी की ए टीम है। कांग्रेस एजीपी की ए टीम है, बीजेपी की, ये क्लियर है। हमारा तो एक भी सीट कांग्रेस बीजेपी नहीं दे रहा। ये भी कहते हैं हम अपना दे रहे हैं में अपने पैरों पर। अजमल साहब वो कहते हैं कि आप इररेलेवेंट हो गए हैं।
अपने भाषण में वो कहते हैं, जब वो आपके इलाके में जाते हैं, कहते हैं अजमल इररेलेवेंट हो गए हैं। हेलो, जी। रिलेवेंट है या इररिलेवेंट, ये तो आप लोग मार्केट में सर्वे करिए। और हमने 30 सीट, इन लोगों ने बोला था अजमल 5 सीट भी दे नहीं पाएगा, हम लोग 30 सीट दे रहे हैं, जिसमें मैं दावा कर रहा हूं कि हम लोग इंशाल्लाह 25 सीट जीतेंगे और उसमें हमारे 3 भाई हिंदू होंगे। जब आप इसकी बात करते हैं तो मुझे माई स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड। एक सवाल, जब राम मंदिर का आपने विरोध किया था, जब राम मंदिर के फैसले आए थे तब भी आपने विरोध किया था, बाबरी मस्जिद जो बन रही है बंगाल में, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, राम मंदिर जब बना था बदरुद्दीन अजमल ने नहीं, ईच एंड एवरी मुस्लिम ने उसका विरोध किया और हिंदुस्तान के 90%, 95% सेकुलर हिंदू भाइयों ने उसका विरोध किया। आज भी अगर कोई बाबरी मस्जिद कहीं भी बनाता है, बंगाल में बनाए, मद्रास में बनाए, यूपी में बनाए, कहीं भी बनाए, हम उसके खिलाफ करेंगे। ममता बनर्जी और हेमंत बिस्वा शर्मा में बेहतर मुख्यमंत्री कौन है? जी, ममता बनर्जी और हेमंत बिस्वा शर्मा में देखिए, बेहतर मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत तो वी हेट, सुनिए प्लीज, जब आप बोलते हैं तो सुनने का भी ध्यान रखिए। वी हेट हेमंत बिस्वा शर्मा, वी हेट बीजेपी, वी हेट अमित शाह, वी हेट मोदी जी। बीजेपी को नफरत करते हैं, उनको हराना चाहते हैं, उनको इस देश से भगाना चाहते हैं, उनको असम से भगाना चाहते हैं। पूरा सवाल सुना था आपने? मैं रिपीट कर देती हूँ, बिल्कुल सुन के बोल रहा हूँ। तो जवाब तो दे देते हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री मैंने जो ममता बोला बनर्जी उसी को और ले हेमंत लीजिए, बिस्वा फिर शर्मा करने में की कौन जरूरत नहीं। बेहतर मुख्यमंत्री है? बेहतर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है, 100 मर्तबा है। वो किसी भी जाति को हेट नहीं करती है, मियाँ कह के गाली नहीं देती है, बेइज्जत नहीं करती है, जैसे हेमंत बिस्वा शर्मा बेइज्जत करते हैं, लक्षणा पिक्चरा करते हैं, लोगों को सलील करते हैं, खार करते हैं। ऐसा कोई भी हिंदुस्तान का कोई चीफ मिनिस्टर, योगी भी ऐसा नहीं करता जितना डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा करता है। इसलिए मोदी और योगी का, मोदी और ममता बनर्जी का कोई तुलना ही नहीं है। जब आप बात करते हैं मुसलमान की, तो ये मियाँ मुसलमान की जो बात आती है बार बार, उसका क्या इम्पैक्ट है, उसका क्या मतलब है पूरे देश के लिए? क्योंकि बात सिर्फ यहीं पर आती है कि मुसलमान और मियाँ मुसलमान, इसका अंतर कोई क्या आता है? इम्पैक्ट नहीं है। वो हेमंत बिस्वा शर्मा के अंदर जो मुसलमानों के खिलाफ है, आज से 12 साल पहले जब तक वो कांग्रेस में थे, इसी मुसलमान के घर में खाते थे, इसी मुसलमान के घर का पानी पीते थे, इसी मुसलमानों के घर में जाके ईद बनाते थे, इसी मुसलमानों के साथ टोपी पहनते थे। आज वो मुसलमानों के दुश्मन हो गए, चूंकि बीजेपी में गए, गेरुआ कपड़ा पहन लिया, जिसकी खाओ उसकी खाओ, वो गा रहे हैं। लेकिन इस इलेक्शन में वो नतीजा देख लेंगे, उनको नतीजा मिल जाएगा। लेकिन बात जब घुसपैठ की आती है तो बहुत बड़ा मुद्दा हो जाता है कि आप मानते हैं कि बांग्लादेश से असम में घुसपैठ हुई है और ये बहुत बड़ा मुद्दा है असम के लिए? भाई जरूर हुई होगी, ये गवर्नमेंट बोल सकती है, हम नहीं बोल सकते। हमने बांग्लादेशी का कोई भी बाहर का कोई यहाँ आए आसाम में, उसके हम मुखालफत करते रहेंगे। सबसे पहले ऑन रिकॉर्ड मैंने पार्लियामेंट में कहा था कि बांग्लादेश से अगर घुसपैठिए आते हैं तो उनको शूट एट साइट करो। गवर्नमेंट कहाँ है, गवर्नमेंट की फोर्सेस कहाँ है, सिक्योरिटी फोर्स कहाँ है, बॉर्डर सिक्योरिटी कहाँ है? पहले कांग्रेस के जमाने में उनके ऑफिसर पैसे खा के आने देते थे। आज बीजेपी गवर्नमेंट जो है वो हेमंत बिस्वा शर्मा की सरकार, उसमें भी लोग आ रहे हैं और उनको जो है हेमंत बिस्वा शर्मा के लोग पैसे खा के छोड़ रहे हैं। वो उस पर कंट्रोल करें ना। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार अपने ऑब्जर्वेशंस में कहा है कि यूसीसी की बहुत ज्यादा जरूरत है, और जब आप वक्फ की बात करते हैं या फिर महिलाओं के लिए बेहतर कानून की बात करते हैं तो मुसलमानों में महिलाओं के साथ नाइंसाफी होती है। आपको लगता है ये बात ठीक है और कानून बदलने चाहिए महिलाओं के लिए मुसलमानों में? ये बिल्कुल झूठ है, इल्जाम है। मोदी जी को वोट लेना था, उन्होंने यूसीसी लाए और मुसलमान लड़कियों को तलाक वाली, कितने मुसलमान, मैं मोदी जी को चैलेंज करता हूँ, अमित शाह की चैलेंज करता हूँ, हमारे हेमंत बिस्वा शर्मा को, कितनी मुसलमान महिलाओं को जिनके तलाक को लेके इतना बड़ा इश्यू बनाया, कितने लड़कियों को उन्होंने मदद की, कितनों को शिक्षा दिया, कितनों को शेल्टर दिया, कितने के बच्चों के देखभाल कर रहे, कितने बच्चियों के, औरतों के बच्चियों को पढ़ा रहे। ये मुझे फिगर दे ऑन पेपर, पार्लियामेंट में मुझे मौका दे,
मैं आके डिबेट करूंगा। नहीं, पार्लियामेंट में तो आपने ये भी कहा था कि पार्लियामेंट खुद संसद जो बनी है वो वक्फ की जमीन पर बनी है। अब इसमें क्या सच्चाई है? जी, आपने तो खुद ही कहा था कि तो जो मैंने संसद बनी है वो वक्फ मैंने की कहा जमीन था, आज पर तक बनी किसी है। ने तो चैलेंज तो नहीं किया। मैंने कहा था उसको मैं दोहराऊंगा नहीं। दस्तावेज है लेकिन आपके उसको आज पास? तक तो किसी ने चैलेंज नहीं किया ना। नहीं, आप किसी ने जिस तरह कोई की चैलेंज बयान तो करते नहीं हैं किया। फिर आप अगर चैलेंज करेगा सुप्रीम कोर्ट जाएगा, हम भी जाएंगे। मुसलमान इस बार जब असम की बात कर रहे हैं तो क्या हम ये कहें कि इस बार विकास मैंने की जो जगह एक बात कही थी ध्रुवीकरण उसको किसी मुद्दा ने है? आज किसी बोलिए। समझा नहीं। आपको लगता है कि इस बार समझा असम नहीं, बोलिए, में रिपीट भारतीय करिए। जनता पार्टी कहती है कि विकास मुद्दा है, लेकिन जब बाकियों से बात करें तो ऐसा लगता है कि सिर्फ हिंदू मुसलमान और ध्रुवीकरण ही मुद्दा है। तो मुद्दा आपके लिए क्या हिंदू मुसलमान है या विकास है, और वो कौन सी बात है जिसके तहत आप जाके वोट मांगेंगे? नहीं, विकास है। हमारी पार्टी का इस मर्तबा स्लोगन है कि अजमल का वरदान शिक्षा, चिकित्सा, कृषि और सम्मान। ये हमारा स्लोगन है। जब इसके आप खिलाफ जो भी जाएगा हम उसके दुश्मन हैं। बच्चे पैदा करने पर आपके हमेशा कंट्रोवर्शियल बयान आए हैं। अब आप क्या कहेंगे कि मुसलमानों के ऊपर जो एक बात आती है हमेशा बच्चे ज्यादा पैदा करने मैं की, कुछ वो नहीं कहूंगा। सही है? मैं इतना ही कहूंगा कि हिंदू भाई लोग हेलो, मैं इतना ही कहूंगा, हिंदू भाई लोग मोहन भागवत जी ने जो बयान दिया है उसी को मान ले। मेरा कुछ कहना नहीं है। आबादी से आपको डर लगता है? भारत की आबादी इतनी बढ़ रही है, ये आपके लिए चिंता का विषय है? बिल्कुल चिंता का विषय है। ये क्यों बढ़ता है, गवर्नमेंट को इसके ऊपर रिसर्च करना चाहिए और रोकथाम करनी चाहिए। महिलाओं को टिकट देंगे आप इस बार अपनी पार्टी से, या यूडीएफ से महिला इस बार विधायक बनेगी क्या? जी हाँ, हम लोग अभी तक 2 टिकट हम दे चुके हैं, एक के लिए और कोशिश कर रहे हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा को बदरुद्दीन अजमल का क्या संदेश होगा? हेमंत बिस्वा शर्मा को कम्युनली है कि आप इंसान बन जाइए। आप लीडर बाद में बनेंगे। पहले इंसान बन जाइए। इंसानियत के नाते जो आपको वोट मांगना है आप मांगिए। धर्म के नाम पे मत मांगिए, मियाँ के नाम पे मत मांगिए। एक कम्युनिटी को दबा के आप कभी तरक्की नहीं कर सकते। ये आपके लिए श्राप होगा, मुसलमानों का बद्दुआ होगा आपके लिए। असम में मुसलमान सुरक्षित हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर की कोई प्रॉब्लम नहीं है, घुसपैठिया का चैलेंज है और हम उसका जवाब देंगे, लेकिन मुसलमान सुरक्षित हैं। क्या कहेंगे आप? मुसलमान का सुरक्षित होना, हेमंत बिस्वा शर्मा का, मुझे एक किस्सा बोलना पड़ेगा। मौका देंगे आप? जी। मुझे एक किस्सा बोलना है। एक बंदर झाड़ के ऊपर बैठा हुआ, नीचे पानी में बहुत मछलियां खेल रही है। उस बंदर को लगा अरे इनको पेट में दर्द है, इनके बदन में दर्द है, इनके दिमाग में दर्द है, इनको आराम देना चाहिए। आहिस्ते से बंदर नीचे उतरा और उनको पानी के बाहर निकाल के रख दिया। फिर झाड़ के बैठ के देखा कि सब मर गए मछलियां। वो खुश हो गया क्योंकि बंदर है। तो इसी तरीके से डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा भी वो बंदर है जो मुसलमानों को जान से मार के, उनका मर्डर करके, उनके सारे हुकूक छीन के, और मरे हुए आदमी को शांति है। वो तो ऊपर वाला शांति देगा। चलिए, इस बार चुनाव में आपके गणित को देखेंगे कितना सच होगा कितना झूठ। हमसे जुड़ने के लिए मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और एनडीटीवी की इस विशेष पेशकश में शामिल होने के लिए भी। Ladies and gentlemen, that was Badruddin Ajmal, of course, speaking his mind very clearly as always for the incumbent elections.